क्लास 10 की पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। और ये इसका सेकंड और लास्ट पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहला पार्ट जरूर देख लें। दोस्तों आइए चलते हैं लेसन की ओर। हमने ग्लोबलाइजेशन को पढ़ लिया था कि वैश्वीकरण क्या होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को देख लिया था। जब पूरी दुनिया हमारे पहुंच के अंदर हो वही ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। और जब इकोनॉमिक रूप से फंड के आदान प्रदान से, ट्रेड से, व्यापार से, जो विदेशों से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उससे, मतलब इकोनॉमिक गतिविधियों से, एक्टिविटी से, जब एक देश की इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमी से मिल जाती है या एक दूसरे के पहुंच में होती है, उसी को इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। हमने एमएनसीज को देख लिया था, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्शन ऑफिसर एक नहीं बल्कि कई कंट्रियों में होता है और वो अपना प्रोडक्शन अब वहीं से कंट्रोल करते हैं और फैक्ट्री भी लगाते हैं और उस सामान को सेल करते हैं। कुछ फैक्टर थे जो ग्लोबलाइजेशन को करने में हेल्प करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, लिबरलाइजेशन था, उदारीकरण, ये हमने देख लिया था। और ट्रेड बैरियर्स थे कि जब बैरियर्स, रुकावटों को हटा दिया जाता है तो हम आ जा सकते हैं। उसी तरीके से कौन सी इकोनॉमी में क्या वस्तु आनी है, क्या जानी है, किसका एक्सपोर्ट होना, किसका इंपोर्ट होना है, कितना इन्वेस्टमेंट हमें मंगाना है, ये सब बातें हमारी फॉरेन ट्रेड बैरियर्स पर थी। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी हमने खत्म कर लिया था, जिसमें हमने देख लिया था कि कुछ ऐसे जोन सरकार बनाती है जो फॉरेन से जो इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करते हैं, वहां पर हम वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी देते हैं, रोड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हॉस्पिटल, बिल्डिंग सब कुछ देते हैं और ऐसे जोन्स क्रिएट करके हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, कौन करता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। अब दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यही हमारे इस पार्ट का वीडियो बना है। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा और WTO के बारे में हमें देखना है। तो आइए चलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का प्रभाव। तो वैश्वीकरण के प्रभाव में हम दो तरीके से देखेंगे, एक पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि दो ही इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव पड़ता है और एक निगेटिव पड़ता है। तो आइए पॉजिटिव को देख लें और निगेटिव को देख लेते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब हमने तीन रूप में इसको डिवाइड किया है कि इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कैसे कैसे हैं। तो इंडस्ट्रियल में हम देखते हैं कि इमरजेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, एक विश्व स्तरीय, पूरे विश्व स्तरीय उत्पादन का एक उद्गम होता है, उद्भव होता है या वो प्रकाश में आते हैं। जैसे कि जो प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं है कि कोई एक विदेश की कंपनी या कोई कंपनी एक ही देश में अपना प्रोडक्शन कर रही है, बल्कि हमने पहले ही देखा है कि उनका प्रोडक्शन कई कई कंट्रीज में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स अच्छी होती है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं और चीप लेबर मिलता है, वहीं पर ऐसी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को करती हैं। तो जो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन था उसका एनर्जी होता है, वो ज्यादा उभर के आता है। अ वाइड रेंज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स एंड कंपनीज। सबसे बड़ी बात यही है कि अब अगर आप अपना फोन देखें, जिसमें आप यूट्यूब देख रहे होंगे, तो या तो वो सैमसंग का होगा या ओप्पो का होगा या MI का होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम, कुछ लोग नोकिया यूज करते हैं, कुछ लोग एप्पल यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम अमेरिका, फिनलैंड या चाइना या साउथ कोरिया, ऐसे देशों के ब्रांड को, कंपनियों को हम यूज करते हैं। मतलब हम कस्टमर्स के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं, एक प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज हो जाती है कि हम जो चाहें वो यूज कर सकें। फाइनेंशियल देखिए कि इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बेटर एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग एंड बॉरोवर्स। अब जैसे आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए, धन चाहिए। जब पूरे वर्ल्ड के लेवल पर मार्केट डेवलपमेंट हो जाता है, तो अभी हम लास्ट में देखेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा IMF में बहुत सारी संस्थाएं हैं या और सारी कंट्रीज हैं जो आपको पैसा भी उपलब्ध करा देते हैं कि आप आइए यहाँ पर काम करिए। अच्छा, एक बात यहाँ बार बार आएगी कि लोग आएंगे दूसरे देश में काम करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तो वो इस नाते करेंगे क्योंकि वो उनको वहाँ चीप लेबर मिल सकता है, रिसोर्सेज मिल सकते हैं। दूसरी बात, हमारा क्या फायदा अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ काम करने आ रही है? तो दोस्तों हमारा फायदा होगा कि एक तो हमें टेक्नोलॉजी मिलती है,
दूसरे जॉब क्रिएशन, हमारे जीडीपी का ग्रोथ होता है। उनके लोग आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, हमारे बहुत से लोगों को जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है, कोई बिल्डिंग बनती है, भले विदेशी कंपनी का हो, तो कितने मजदूर हमारे यहाँ के रहते हैं, उनको रोजगार मिलता है। तो हमारे यहाँ कैपिटल का फ्लो बढ़ता है और जो एम्प्लॉयमेंट का सृजन है, रोजगार का सृजन भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारी संस्थाएं पैसे उपलब्ध करा देते हैं, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। अगर कोई अपने ही कंट्री में, कोई कंट्री मान लिया ज़्यादा विकसित नहीं है, कम पैसे वाली है, तो वो बड़ा प्रोडक्ट बड़े कंपनी को लॉन्च नहीं कर सकती है कोई कंट्री। लेकिन जब उसके पास अपॉर्चुनिटी हो जाए कि वो कई देशों में जा सकती है या कई वर्ल्ड लेवल की संस्थाओं से, इंस्टीट्यूशन से वो पैसा ले सकती है, तो ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इकोनॉमिक लेवल पे हम देखेंगे कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज मार्केट्स हाउएवर मेड दैट एन इकोनॉमिक कोलैप्स in any one given country could not be contained। अब इकोनॉमिक दृष्टि से भी होता है कि इन मार्केटों का इंटरकनेक्शन हो जाता है, सभी बाजार एक दूसरे से मिल जाते हैं, तभी तो चाइना का एमआई आपके मार्केट में भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि चीन और यहाँ के बाजार मिल चुके हैं। यही तो ग्लोबलाइजेशन है, सारे मार्केट एक हो जा रहे हैं। और क्या होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक कोलैप्स हो जाएगा, सब विकसित होते हैं, सब चलते हैं। एमआई फोन के लिए पूरे वर्ल्ड की मार्केट मिल गई है, नोकिया के लिए पूरे वर्ल्ड की मार्केट मिल गई है। ऐसे हमारे कंट्री की बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बाहर के देशों में बिकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है कि हमारा प्रोडक्ट जो हो अच्छा हो, बेटर क्वालिटी का हो, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो, उसको खरीदें। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है दोस्त, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इकोनॉमिक होता है। सिंपल में हम कहें तो वर्ल्ड वाइड मार्केट तैयार हो जाती है, हर सामान एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ सकता है, और एज अ कंज्यूमर्स हमारे सामने चॉइसेस बढ़ जाती हैं। और जब चॉइसेस बढ़ जाती हैं तब क्या होता है भैया? तब वो कंपनियां कम पैसे में अच्छे सामान को देती हैं। जैसे आप पहले देखिए, महंगी मोबाइलें मिलती थी लेकिन उनमें सुविधा कम होती थी। आज 15,000, 17,000, 20,000 के रेंज में एमआई या ओप्पो के एंड्रॉयड फोन में बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा है आपस में कि मेरा सामान बिके, मेरा सामान बिके। तो ग्लोबलाइजेशन का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि बेटर क्वालिटी के गुड्स हमको मिलते हैं और वर्ल्ड वाइड रेंज की सारे ब्रांड्स हमारे पास अब होते हैं, हमारे सामने चॉइसेस होती हैं। लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अब वो निगेटिव इम्पैक्ट क्या है भैया? इससे तो सब फायदे हो रहे हैं, तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट को आइए देख लेते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर ऑन द बैक, एग्रीकल्चर खेती पिछड़ जाती है क्योंकि लोग प्रोडक्शन बिजनेस इसी में ध्यान देते हैं। डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, गांव और शहरों में एक पिछड़ापन हो जाता है। भाई शहर वही तो होते हैं जहां पर इंडस्ट्री होती है, रोजगार होते हैं, तो वो डेवलप होता जाता है और गांव पिछड़ता जाता है। इसका एक और ये निगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये क्वेश्चन है, हालांकि ये ILO का रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्था कह रही है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी आती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इससे रोजगार आता है, तो बेरोजगारी कैसे आती है? असल बात में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में तो इससे आ जाता है रोजगार, लेकिन प्राइमरी जो सेक्टर है वहां पर बेरोजगारी आ जाती है और कुछ हद तक बेरोजगारी सेकेंडरी सेक्टर में भी आ जाती है। जैसे जो छोटे लघु उद्योग गांव के हैं वो बंद हो जाते हैं। अब देखिए, बड़े बड़े स्टोर्स आने लगे, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सब काम करने लगी, तो छोटे छोटे इस पर उद्योगों पर, कंपनियों पर इसका असर पड़ने लगता है। खेती के लेबर बेरोजगार होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ग्रोथ ऑफ स्लम कैपिटल्स, स्लम कैपिटल्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब क्यों बढ़ती है? क्योंकि लोग पैसे के लिए, अच्छे जीवन के लिए, रोजगार के लिए आते हैं उस जगह जहां पर उनको रोजगार मिलने की संभावना है। अब रोजगार कहाँ मिलेगा? जहां बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, बड़ी इंडस्ट्री होंगे, बड़ा शहर होगा। लेकिन आते ही उनको, उनके लिए फ्लैट तो कोई रखा नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, तो वो कहीं ना कहीं फुटपाथ के किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं और वन बाय वन देखते देखते बेघुली रूप से स्लम एरियाज बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा थ्रेट ऑफ टेररिज्म
आतंकवाद का भी खतरा कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से होता है, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो पूरा विश्व एक दूसरे की पहुंच में होता है और एक दूसरे से कंपटीशन होता है, तो दूसरा देश आगे ना निकल जाए तो कहीं ना कहीं उसको डाउन करने के लिए इसी के थ्रू टेररिज्म भी आ जाता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से हमने देख लिया। अब कुछ पिक्चर्स देखते हैं और इसको समझ भी लेते हैं अच्छे से। जैसे देखिए टेररिज्म, आप देखते हैं कि कई देशों में आतंकवाद फैलता है, तो अगर वैश्वीकरण ना होता, एक देश दूसरे देश की पहुंच में ना होते, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद भी दूसरे देशों में ना जा पाता। इसके अलावा देखिए ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है। आप जानते हैं शहरों की लाइफ कैसी होती है, वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा होता है, लोग कितने सुविधाओं के साथ रहते हैं, जीते हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को बढ़ावा देती है, तो कहीं ना कहीं गांव और शहरों में एक डिस्पैरिटी, एक असमानता की भावना या असमानता की चीजें आ जाती हैं। अभी हमने जो स्लम एरिया देखा था, शहरों के पास लोग जीविका के खोज में आते हैं, और आते हैं तो वो गरीब होते हैं, उनको बिल्डिंग और फ्लैट तो मिलेंगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी बना करके रहने लगते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के तौर पर, तो अपने भारत में मुंबई का धारावी देख लीजिए, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो ये सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। अब ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमने देखा। अब आइए थोड़ा देख लें कि हमारे भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, आप देख रहे हैं, आपका इंडिया है और कितनी खूबसूरत इसकी बॉडी बनी है, पावर में आ गया है, मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट है। इंडिया को कहीं ना कहीं से ये सशक्त बना रहा है, पावरफुल बना रहा है। ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैज बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादन करने वाले हैं, इनमें कंपटीशन बढ़ जाता है। मान लिया आप अकेले एक सब्जी की दुकान खोलकर बैठे हैं, है ना, और आपके पास एक ही सब्जी उस शहर में दुकान है, तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होगी। आप जो सब्जी बेचेंगे, जिस रेट पर बेचेंगे, वो आगे खरीदेंगे। अब मान लिया टीचर, अब अगर मान लिया कि एक ही व्यक्ति कोई वीडियो बना के आपको पढ़ा रहा है, तो आपको उसी को देखना है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, आपको जिसका जिसका पसंद आएगा उसका देखेंगे। तो चॉइसेस बढ़ जाती हैं यहाँ पर। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि फॉरेन लोकल दोनों, हर तरह के, हर देशों से, हर जगह से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, प्रोडक्शन होता है, सामान का खरीदना और बेचना जारी रहता है, और हमारे कंज्यूमर को एडवांटेज मिल जाते हैं। जैसे ये जो मेरा वीडियो बन रहा है, वो साउथ कोरिया की मोबाइल सैमसंग से बन रहा है, कोई MI से बनाता है, कोई कुछ करता है। तो चॉइसेस हमारे पास है, हम कौन सा फोन लें और क्या काम करें। There is a greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower prices for several products। मैंने बताया था पहले मोबाइल कम महंगे होते थे और उनमें फीचर्स कम होते थे, अभी ज्यादा फीचर्स हो गए फिर भी दाम नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। ये जो कंपटीशन है कि मेरा सामान कैसे बिके, मेरा सामान कैसे बिके, वही करा रहा है जो कंज्यूमर्स को सस्ते में अधिक से अधिक फीचर्स की चीजें उपलब्ध करा रहा है, और देश दुनिया के सभी ब्रांड हमारी पहुंच के अंदर है, और यही है ग्लोबलाइजेशन, और इंडिया पे इसका ये इम्पैक्ट है। इंक्रीज कंपटीशन हैज इनकरेज्ड टॉप इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट in newer technology and production methods and raise their production standards। अब जब कंपटीशन होता है तब लोग क्या चाहेंगे कि मेरा सामान, मेरा माल, मेरी वस्तु, मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर रहे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और अच्छे अच्छे तरीके के सामानों को बनाना शुरू कर देंगे। Enable some large Indian companies to emerge as multinational। हमारे भारत की बहुत सारी कंपनियों को ये भी मौका मिला है इस वैश्वीकरण के नाते कि वो विश्व स्तर पर उभर करके अपना नाम बना रही हैं। जैसे आपके यहाँ की टाटा की कंपनी है, देखिए विदेशों में कितने ब्रांड उसने खुद खरीद लिए हैं, अधिग्रहित कर लिए हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन के नाते हमारी कंपनियां वर्ल्ड लेवल पर भी फेमस हो रही हैं और अपनी पहचान बना रही है। ये इसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए, और कहीं ना कहीं 5 मार्क्स में आ जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन इंडिया।
आप ग्लोबलाइजेशन इसके क्या प्रभाव है, तो आप इसको शॉर्ट में करके लिख सकते हैं। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कैसे इंक्रीज हो रहा है। जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो 2014, हालांकि आपके बुक में पुराने आंकड़े दिए हैं, मैंने नए ले लिए हैं, 2014 से लेकर 2017-18 तक के आंकड़े हैं। हर साल देखिए एफडीआई बढ़ता जा रहा है, मतलब विदेश से जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है। और क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सारी इकोनॉमी मिलकर के आगे बढ़ती है और डेवलप करती हैं। फॉरेन ट्रेड लेड टू इंटीग्रेशन। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉरेन ट्रेड लेड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो विदेश व्यापार है वो आयात और निर्यात करके क्या करता है, एक मार्केट की एकजुटता को बढ़ाता है। इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट, बहुत सारे सामान होते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन मेक अवेलेबल देयर गुड्स इन मार्केट्स बियॉन्ड डोमेस्टिक वंस वाया एक्सपोर्ट। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने वस्तुओं को केवल एक ही मार्केट में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करके देश के अन्य मार्केट में या विश्व के अन्य बाजार में भी उसको उपलब्ध करा रहे हैं। दिस इज हाउ मार्केट्स आर इंटीग्रेटेड। तो फॉरेन ट्रेड यही कहा जाता है कि इस प्रकार विदेशी व्यापार के द्वारा सभी बाजार एकजुट हो जा रहे हैं। जैसे देखिए जापानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर इंपोर्टेड टू इंडिया। बहुत सारे जापानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे इंडिया में हैं। सोनी टीवी देखिए भारत बहुत से लोगों के घर में है। एंड हैव प्रूव टू बी अ टफ कंपटीशन फॉर लेस टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंपनीज हियर। अब जैसे माइक्रोमैक्स यहाँ पर मोबाइल आया लेकिन उसको फ्लॉप होना पड़ा क्योंकि एमआई और ओप्पो की तुलना में वो ठहर नहीं पाया। इन लोगों ने अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो ये सारे इम्पैक्ट है, ये सारे प्रभाव हैं ग्लोबलाइजेशन के। अब देख लीजिए ये अंतिम टॉपिक पर हम आ गए। क्या है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संस्था है, ये उसका लोगो है। इसका क्या काम है भाई, अब देख लेते हैं। ये देखिए उसकी बिल्डिंग है, बढ़िया ना। अब देखिए कहां पर है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। यह कई देशों के बीच में व्यापार कराने के लिए, व्यापार को सुगम बनाने के लिए, उनके मध्य जो बैरियर्स है उसको खत्म करने के लिए, ताकि और अधिक ट्रेड हो और अधिक ग्लोबलाइजेशन हो और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिकली ग्रोथ करे, डेवलप करे। इसके नाते इस संस्था का स्थापित किया गया था और ये 1 जनवरी 1995 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अभी इसके 164 मेंबर हैं, राज्य इसके सदस्य हैं और इसका उद्देश्य क्या है? रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स ट्रेड। मतलब व्यापार में एक देश से दूसरे देश के व्यापार में जो रुकावटें आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनको खत्म करना, पैसे उपलब्ध कराकर, सारी सुविधाएं देकर के विश्व लेवल पे व्यापार को बढ़ाना और वर्ल्ड का इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन करना, ताकि आर्थिक रूप से संसार या देश समृद्ध हो सके और हम इकोनॉमिक डेवलप को प्राप्त कर सकें। दोस्तों इस तरीके से आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्दी हम मिलते हैं आपसे